वैश्विक आतंकवाद जो है वो राष्ट्रीय परिधि से बाहर निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद हमारे विश्व भर में फैल चुका है, हम आज उसे वैश्विक आतंकवाद कहते हैं। और सही मायने में वैश्विक आतंकवाद जो है वो हालांकि सन 2000 के पहले भी था, 2001 के पहले भी था, लेकिन 9/11 की जो घटना हुई थी, उस 9/11 की घटना के बाद ये पूरी की पूरी जो दास्तान है वो बदल गई और ये हालात जो हैं वैश्विक आतंकवाद के या ग्लोबल टेररिज्म के, उनमें बहुत बड़ा फर्क आ गया और उसमें एक अलग किस्म की लोगों में बेचैनी दिखाई देने लग गई। सरकारों के सामने, राष्ट्रों के सामने जो है वो एक नया संकट खड़ा हो गया। आतंकवाद ने इस स्तर पर लोगों के बीच में जड़ें जमा ली कि उससे बहुत बड़े स्तर पर सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चिंता बन गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाति, धर्म, राजनीति और आर्थिक कारणों से जो संगठित रूप से हिंसा उपजी है, वो वैश्विक या ग्लोबल टेररिज्म का एक बहुत बड़ा अपने आप में सब कुछ सामने बन करके आ गया है और उससे हम लोगों को बहुत परेशानियां और चिंता हो रही हैं। ये बात सब कह रहे हैं। ये जो है आतंकवादी ताकतों का जो जाल है वो पूरी पृथ्वी के हर कोने में फैल चुका है। और आप अगर ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ पृथ्वी के जो धरातल है उसी पर है, ऐसा है तो नहीं है ये सच। असल में तो यह हमारे जो जल क्षेत्र हैं, हमारे जो समंदर हैं, उसमें भी फैल चुका है। बहुत सारे ऐसे पायरेट्स या समुद्री डाकुओं के गिरोह बन चुके हैं जो कि वैश्विक आतंकवाद का पालन पोषण कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं और उनकी जो मूल रूप से असली कमाई है वो विभिन्न जहाज़ों को अगवा करना और उनके छोड़ने पर फिरौती वसूल करना बन चुका है। ये जो पूरा संगठित जाल बना हुआ है आतंकवादियों का, असल में उदार लोकतंत्र से लेकर के और जो कठोर साम्यवादी राष्ट्र हैं, सभी इस आतंकवाद की चपेट में आए हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान एक उदार लोकतंत्र है तो इसमें ही टेररिज्म है। चीन और रशिया जैसे कठोर साम्यवादी राष्ट्रों में भी ये समस्या बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है और वो बहुत इस संकट से जूझ रहे हैं और कैसे उसका निदान हो सके ये भी अभी तक उन्हें पता नहीं है। कुछ हद तक हमारे देश की सरकारें, खासतौर से जो उदार लोकतंत्रवादी सरकारें हैं, वो इस मामले में वोटों की खातिर लापरवाह दिखाई देती हैं, जिसका नतीजा जो है वैश्विक आतंकवाद का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार होना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकारें आतंकवाद के बरखिलाफ खड़े होने में लापरवाह हैं, उनके सामने ये संकट ज्यादा बड़ा भी है। जैसे अमेरिका की मैं बात करना चाहूंगा। अमेरिका ने बहुत तेजी से आतंकवाद के खिलाफ काम करना शुरू किया और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से पूरी दुनिया में अगुवा और मुखिया होकर के उसने लड़ाई लड़नी शुरू की। उसने अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजी, ईरान इराक में भेजी और उसने तमाम उन जगहों पर जाकर के और आतंकवादियों को नष्ट करने का, उनके ठिकाने और अड्डे ध्वस्त करने का काम शुरू किया, जहां पर वैश्विक आतंकवाद की आहट उसे सुनाई दी या जहां से उसके देश पर खासतौर से खतरा मंडरा रहा था। यह बात अलग है कि अमेरिका उन देशों के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं होता है जिन देशों में आतंकवाद है लेकिन वहां के आतंकवाद से उसे कोई तकलीफ नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और ये कमोबेश सारे यूरोपियन देशों की भी है, चाहे फ्रांस को लीजिए या यूरोप के अन्य देशों को लीजिए या ब्रिटेन को लीजिए या जर्मनी को लीजिए। वो सिर्फ वहीं तक वैश्विक आतंकवाद के मामले में कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं जब तक कि उनके खुद के सिर पर ये नहीं बचता है या कोई उन्हें परेशानी नहीं होती है। और मैं मतलब वैश्विक आतंकवाद को किस तरह से लेता हूं? दरअसल वैश्विक आतंकवाद को मैं मानता हूं कि ये घरेलू आतंकवाद का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ग्लोबल टेररिज्म के रूप में। कल तक जो हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर-ए-तैयबा जैसे छोटे मोटे गिरोह हुआ करते थे आतंकवादियों के, माफ कीजिए, मैं आतंकवादियों के जो गिरोह होते हैं उन्हें संगठन कहने में संकोच महसूस करता हूं। क्यों?
क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि अपने फायदे के लिए किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान करता है, अहित करता है, उससे धन की वसूली करता है या उनकी हत्याएं करता है, तो यह सब आपराधिक कर्म है। और आपराधिक कर्म करने वाले लोग जो हैं उन्हें संगठन नहीं कहा जा सकता, ये संगठित अपराधी गिरोह ही माने जाएंगे और कहलाए जाने भी चाहिए। मेरी बिल्कुल पुख्ता धारणा है और मैं हमेशा ही जितने भी आतंकवादी गिरोह हैं उनको, उन गुटों को हमेशा गिरोह ही कहता हूं। उसके पीछे मेरी बहुत ही साफ मानसिकता है और बहुत ही मेरी साफ तौर पर मान्यता है। ये जो ग्लोबल टेररिज्म है, इसको कोई भी देश सरकार, चाहे घरेलू हो चाहे ग्लोबल टेररिज्म हो, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती है और करना भी नहीं चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मान्यता है। जहां तक आतंकवादी हैं, वो दरअसल करना क्या चाहते हैं, इसके बारे में लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं। आतंकवादियों का सिर्फ एक ही सिलसिला है कि वो अपने विचार के आधार पर इस राष्ट्र में या इस विश्व में एक नई विचारधारा का उदय करना चाहते हैं, अपनी नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। और वे ये चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में उनकी बनाई हुई व्यवस्था से ही ये विश्व संचालित हो या वो क्षेत्र विशेष या राष्ट्र संचालित हो। तो इन चीजों पर भी जो लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जब राष्ट्र ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये आतंकवादी अपनी नई व्यवस्थाएं स्थापित करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देती हैं। ये जो आतंकवादी हैं, इनका लक्ष्य राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था को दरअसल आघात पहुंचाना है। और इन आतंकवादी गतिविधियों का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आम जनता ही भुगतती है। आतंकवाद से लोगों के मन में, जनता के मन में असुरक्षा की भावना भर जाती है। अपने ही राज्य व देश में वे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और इन आतंकवादियों ने क्या किया है? इन आतंकवादियों ने आधुनिक संचार साधनों के जरिए अपने एजेंडा प्रचारित करने में न केवल बहुत सफलता हासिल कर ली है, बल्कि हमें अब यह महसूस होने लगा है कि इनके जो इंटरनेट तक पहुंच है, आधुनिक संचार साधनों तक पहुंच है, उसकी प्रभावी काट पैदा करने की हमारे लिए बहुत अधिक जरूरत बन पड़ी है। कई बार तो मुझे यह भी महसूस होता है कि हमारे जो विभिन्न विश्व के अलग अलग राष्ट्र हैं, उनकी सरकारों को अस्थिर करने के लिए भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खिलाफ या एक राष्ट्र के अंदर ही कुछ प्रभावी ताकतें जो हैं, उन सरकारों को अस्थिर करने के लिए भी वैश्विक या घरेलू आतंकवाद का सहारा लेती हैं। इन आतंकवादी गतिविधियों से जितना संपत्ति का नुकसान होता है, आम जनता का या राष्ट्र का, वो अपने आप में एक बहुत ही परेशानी वाली बात बन जाती है और बहुत ही संकट भरी चीज इसमें बन जाती है। ये जो नई व्यवस्था है, चाहे वो धार्मिक आधार पर बनाने की कोशिश हो रही हो या फिर वैचारिक आधार पर बनाने की बात हो रही हो, इसके कारण सिर्फ एक राष्ट्र या वहाँ की जो सरकार है सिर्फ वही संकट में आ रही हो, ऐसा नहीं है। दरअसल वहाँ की पूरी सभ्यता और पूरी की पूरी संस्कृति भी नष्ट होने की कगार पर सामने दिखाई देने लगती है। जैसा कि आपने अफगानिस्तान में देखा होगा, बामियान में जो बुद्ध की प्रतिमाएं थीं या वहाँ के जो स्तूप थे, उनको जिस तरह से तालिबानों ने उड़ा दिया था बम लगा करके और डायनामाइट्स लगा करके, वो चीज जो है ये साफ साबित करती है कि वैश्विक आतंकवाद जो है एक संस्कृति, एक सभ्यता को ही नष्ट कर देने पर आमादा है। ये और इसके कारण, वैश्विक आतंकवाद के कारण जो है सभ्यताओं के अंतर संबंध भी बहुत बड़ी तादाद में कमजोर हुए हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे हिंदुस्तान है जो कि हजारों सालों से तमाम तरह के आतंकवादी हमले झेलते आया है, तमाम किस्म के जो हमारा देश पददलित होता आया है, आक्रांताओं ने इस देश पर इतने हजारों बार हमले किए हैं, उसके बावजूद ये सभ्यता और ये संस्कृति टिकी हुई है। तो इसी तरीके से इन आतंकवादियों के या वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ वही सभ्यता टिकी रह पाएगी जो इस मुश्किल वक्त में खड़ी रहेगी और इस मुश्किल वक्त में लोगों को अपना हाथ दे करके उनके साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेगी। अब ये जो आतंकवादी नेटवर्क हैं, इसके खिलाफ जब अमेरिका ने 9/11 के हमले के बाद में एक्शन स्टार्ट किया था, तो उसका जो सबसे बड़ा
मुद्दा था, जो जिस आधार पे उसने ये काम शुरू किया था, वो सिर्फ आतंकवादी गिरोहों के खिलाफ नहीं किया, बल्कि उनकी समर्थक सरकारों के खिलाफ भी उसने प्रभावी कार्रवाई करनी शुरू की थी। और ऐसी कार्रवाई करने में हम हिंदुस्तान, हमारे जो सरकार है वो हमेशा नाकामयाब साबित हुई है। वो पिछले 75-70 सालों में जितनी भी सरकारें आती रही हैं, चाहे वो किसी भी दल की सरकारें रही हों, वे सब की सब सरकारें इस मामले में असफल साबित हुई हैं। उसके पीछे के जो कारण हैं वो बहुत लंबे चौड़े हैं और इनके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं आतंकवाद जो है, वैश्विक आतंकवाद, उसके जो मुख्य कारण हैं उनके बारे में आपको बहुत तेजी से चीज़ें बता देता हूं, क्योंकि समय हमारे पास में बहुत कम है। जो मुख्य कारण हैं उनमें सबसे मुख्य मूल चीज़ तो यह है कि आबादी में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है और उसके साथ ही साथ में राजनीतिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराने लगी है। और उस के कारण से बहुत बड़े पैमाने पर जो है व्यवस्थाओं में परिवर्तन, वैचारिक धरातल पर परिवर्तन आया है, जिसके कारण जो है आतंकवाद बढ़ा है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है, हथियार जो बनाने और बेचने वाले जो देश हैं वो दूसरे देशों को आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने हथियार बेच सकें, इसके लिए भी आतंकवाद जो है उसका पालन पोषण हो रहा है। और ये टेररिस्ट जो हैं वो भी अंततः उनके अवैध रूप से बाहर आए हथियार खरीदेंगे, जिनसे उनकी इकोनॉमी बनी रहेगी। उसके कारण ही ये पूरा का पूरा टेररिज्म चल रहा है। ये जो बात है ये मैं मानता हूं। एक तरफ मुझे ये भी बहुत महसूस होता है कि पेट्रोलियम और गैस के जो अकूत भंडार हैं, प्राकृतिक भंडार, उन पर भी कब्जा करने की कोशिशें जो हैं वो ये टेररिज्म का एक बड़ा कारण है। धार्मिक चरमपंथ जो है वो बहुत बड़ा टेररिज्म का एक कारण है कि पूरी दुनिया को जो है दारुल इस्लाम में बदलकर इस्लामी शरीयत लागू कर देने पर जो गिरोह आमादा हैं, वो टेररिज्म का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। फिर जो है देश की व्यवस्था से असंतुष्टि है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। अशिक्षा और बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है। गलत संगत और बहकावे में आकर भी लोग जो हैं बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवाद में उतर रहे हैं। आतंकवाद के कारण नुकसान क्या है? दुनिया विभाजित हो गई है इस आतंकवाद के कारण। परिणाम इसके बहुत ही व्यापक और लंबे समय तक दुख देने वाले हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कई देशों में इन टेररिज्म के कारण प्रतिक्रियावादी नीतियां आरंभ हो गई हैं और आतंकवाद का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव भी हमें राष्ट्रों पर दिखाई देना लगा है। हमारे विभिन्न देशों की इमारतें, मशीनें, आर्थिक साधन संसाधन इत्यादि नष्ट हो रहे हैं। शेयर बाजार, कारोबार, बीमा, पर्यटन पर गहरा असर हो रहा है। आतंकवाद से फर्जी राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है उसका जो नुकसान हो रहा है वो आपको दिखाई देगा। अमेरिका में जैसे अभी कुछ दिन पहले फ्लॉयड की एक 3-4 पुलिस वालों ने जिस तरह गर्दन दबा करके हत्या कर दी थी, वो भी इस जो फर्जी राष्ट्रवाद का उदय है उसके कारण ही हुआ है। विदेशी व्यवसायों, सांस्कृतिक आप्रवासियों, शरणार्थियों के प्रति जो है वो संदेह बढ़ा है। दुनिया भर में पूर्वाग्रह बढ़ा है। एक दूसरी जो संस्कृतियां हैं, दूसरे समाज हैं, उनके प्रति जो है वो बहुत बड़े स्तर पे पूर्वाग्रह जो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आप्रवासियों के लिए देशों ने अपनी अपनी सीमाएं जो हैं वो बंद करनी आरंभ कर दी हैं, जिसका कि बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। और इतना ही नहीं, आर्थिक लेन देन की विविधता और उसका जो साइज है, उसका जो आकार है, वो भी कम हो रहा है। ये सारे जो कारण हैं, इन सब कारणों की अगर समीक्षा और मीमांसा की जाए तो उसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। भारत में जो आतंकवाद का रूप है उसमें तो बहुत ही अलग किस्म से हम इसको देख सकते हैं। भारतीय जो सनातन संस्कृति है, हम क्या मानते हैं? हम हर उस वस्तु, हर उस चीज़ के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं जिसे हमने कभी देखा तक नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि की जो धारणा है, वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है, वो लेकर हम चलते हैं। लेकिन आतंकवादियों के साथ में इसका ठीक विपरीत आपको वैचारिक आधार दिखाई देता है। वो इस कोशिश में लगे हैं कि जो चीज़ उन्हें दिखाई भी नहीं देती है, जिस चीज़ को वो देख भी नहीं सकते हैं, जिस चीज़ तक उनकी पहुंच और समझ नहीं जाती है, उस तक को वो नष्ट करने पर आमादा हैं। और यही कारण है कि
कि हर संस्कृति, हर समाज और हर सभ्यता को इनके खिलाफ जो है कमर कसना ही पड़ेगी। भारत में आतंकवाद के कई रूप हैं। पाक पोषित आतंकवाद है जिसमें लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे गुट जो हैं काम कर रहे हैं। हमारा जो होम ग्रोन टेररिज्म है या घरेलू आतंकवाद है, उसमें सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, खालिस्तान आंदोलन वगैरह वगैरह सब शामिल हैं। वर्ल्ड टेररिज्म है जिसमें अल कायदा, तालिबान, ईसिस वगैरह हैं। पूर्वोत्तर राज्यों का हमारे यहाँ देश में एक अलग ही टेररिज्म का सेक्टर है, सेगमेंट है, जिसमें नगा, बोडो इत्यादि आते हैं। और अति वामपंथी या चरमपंथी विचारधारा वाले जो हैं उसमें नक्सल पंथ, नक्सलवादी आते हैं। और इन सब के बाद में एक है प्रति आतंकवाद, जिसको कि कुछ लोग जो हैं या कुछ मीडिया समूह जो हैं वो केसरिया आतंकवाद या सैफरन टेररिज्म भी कहते हैं। इसके अलावा कूका पर्रा या एसओपी जो हैं कश्मीर के, या सलवा जुडूम जो है, जो नक्सलवाद के खिलाफ खड़ा किया हुआ एक आंदोलन था छत्तीसगढ़ में, वो भी एक तरह से प्रति आतंकवाद का ही एक सिलसिला बन गया था। अब इस पूरे टेररिज्म के परिप्रेक्ष्य में मीडिया की भूमिका पर विचार करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्या आप समझते हैं कि मीडिया खुद में ऐसी ताकत है जो आतंकवाद पर ठोस रूप से काम कर सके? मैं मानता हूं कि है। हो सकता है कि लोग मेरे इस बात से सहमत ना हो, लेकिन जब विचार किसी भी सभ्यता में या संस्कृति में अपने ठोस रूप में सामने आते हैं, वे बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को एक दिशा में ले जाते हैं, तो उसका बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही धनात्मक परिणाम सामने आता है। तो मीडिया जो है उसकी भूमिका इस मायने में बड़ी हो सकती है। सवाल यह है कि क्या मीडिया से कोई अपेक्षा रखी जा सकती है? तो बिल्कुल रखी जा सकती है, क्योंकि मीडिया से अपेक्षा करना यानी कि देश के प्रबुद्ध वर्ग से एक अपेक्षा रखना है जो तय करती है कि उस राष्ट्र की वैचारिक और कार्यों की जो है कार्य प्रणाली जो है उसकी दशा और दिशा क्या होगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी। मीडिया में बैठे लोग दो तरह से काम करते हैं। एक, समाज को वो बताते हैं कि इस वक्त समाज में, राष्ट्र में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, जिसके प्रति उनकी जागरूकता बढ़ती है। दूसरी तरफ कॉलमनिस्ट होते हैं जो ये बताते हैं कि आपको इन हालात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये प्रबुद्ध वर्ग है जो कि आपके लिए 24 घंटे 365 दिन बिना रुके, बिना थके, आप सबके लिए वो व्यवस्थाएं, वो चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं, वो सामान इकट्ठा करते रहते हैं, वो वैचारिक जानकारियां इकट्ठी करते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ आ सके और आप अपनी सरकार या सरकार स्वयं उनका आकलन विश्लेषण करके उसके आधार पर काम कर सके। मीडिया को लेकर के सवाल बहुत उठते हैं टेररिज्म के मामले में कि भाषा कैसी होनी चाहिए या उनका कितना कवरेज होना चाहिए इत्यादि इत्यादि। मुंबई हमलों के दौरान भी जो है वो मीडिया कवरेज को लेकर के बहुत सवाल उठे थे। उसकी भूमिका को लेकर के मीडिया को बहुत प्रताड़ित भी किया था लोगों ने। जो हत्याएं हो रही थी उनके लिए सीधे तौर पर मीडिया को ही जिम्मेदार करार दिया था। आतंकवाद जैसे गंभीर विषय के लिए क्या हमारी मीडिया आज भी जिम्मेदार है? ये सवाल मुझसे हजारों बार पूछा जाता है और मैं कहता हूं कि बिल्कुल है। सवाल ये नहीं है कि मीडिया जिम्मेदार नहीं, मीडिया जिम्मेदार है या नहीं। सवाल ये नहीं है कि मीडिया इस वक्त उसके लिए तैयार है या नहीं। सवाल ये है कि उसकी तैयारी का स्तर क्या है। जैसे भारत की पुलिस का स्तर आंतरिक आतंकवाद के खिलाफ किस स्तर का है, जितना उनका स्तर है उतना ही हमारा है। जितना फूहड़ उनका टेररिज्म के समय में रिस्पांस होता है, उतना ही फूहड़ और घटिया भारतीय पत्रकारिता का भी रिस्पांस होता है। ये बहुत ही स्पष्ट मेरी मान्यता है और मैं इस चीज़ के लिए किसी से भी किसी भी स्तर तक वाद विवाद करने के लिए या बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। और जहाँ तक बात है कि 26/11 के हमलों के समय में मैं फ्रंट लाइन पर था। ताज होटल से मैंने भी 4 दिनों तक कवरेज किया है। मैंने भी खुद उस समय में बहुत सारी ऐसी गलतियां की थी जिनके कारण कुछ परेशानियां हमारे जो युद्ध कर रहे, लड़ रहे
एनएसजी के कमांडो से उन्हें आनी शुरू हुई थी, लेकिन उनकी तरफ से जैसे ही हमें ये बताया गया कि हम लोगों की कुछ गलतियों और खामियों की वजह से उनके कामकाज में परेशानियां आ रही हैं, तो हमने तुरंत उन चीज़ों को सुधारा और हमने अपने राष्ट्र से, अपने समाज से उसके बारे में खुले तौर पर माफ़ी भी मांगी और हमने उसके बाद में ये नियम बना लिया कि हम ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएंगे जिससे कि हमारे एक्शन कर रहे जो जवान हैं उनके प्राण संकट में आए, या अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनके प्राण संकट में आए, या फिर और किसी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कोई परेशानी महसूस हो। तो ये जो चीज़ें हैं हमने उसमें ध्यान देना शुरू किया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार भी जो है उसकी जवाबदेही हमेशा होती है, लेकिन वो हमेशा सरकार अपनी जो हालात हैं उनसे और अपनी जिम्मेदारियों से बचती है। वो अपनी जवाबदेही मानना नहीं चाहती है इन चीज़ों में। वो हमेशा अपनी जो जवाबदेही है उसे मीडिया पर थोप कर, उसको में मीडिया को काला बता करके, मीडिया का मुंह काला करके और उससे बचने की कोशिश करती है, जो कि बहुत ही निंदनीय प्रयास है, जो कि बहुत ही खराब चीज़ें हैं। सीधे प्रसारण रोक लेना या अखबार के फोटोग्राफर्स को फोटोग्राफ खींचने से मना करना मुद्दा नहीं हो सकता। कौन से फुटेज जाएंगे और कौन से फोटो नहीं खींचे जाएंगे, ये मीडिया को, प्रेस को खुद तय करने का अधिकार होना चाहिए, होता भी है, और ये उन्हें संपादकों को ये चीजें तय करनी चाहिए। ये जो हमारा प्रचार है, मीडिया का जो प्रचार है, उसमें सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि अपराध या आतंकवाद का हम महिमा मंडन करते हैं। ये प्रचार ही जो है आतंकवादियों की बेसिकली लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। इस प्रचार से ही उनके हौसले बुलंद होते हैं और जनता में भय का प्रचार प्रसार होता है। लेकिन क्या इस चीज के कारण सीधा प्रसारण बंद कर दिया जाए या जनता के बीच में आतंकवाद संबंधी सूचनाएं, तस्वीरें या वीडियो फुटेज नहीं दिखाए जाएं? ये करना भी गलत होगा। जनता को समाज में, राष्ट्र में, विश्व में क्या चल रहा है वो जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस तय होनी चाहिए और उसके आधार पर ही ये सारी व्यवस्थाएं और सारी खबरें इत्यादि चलनी चाहिए। मीडिया का रुख क्या होना चाहिए? दरअसल मीडिया जो है वो टेरर की जब गतिविधियों के बारे में काम करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा उलझन में होता है कि वो क्या करे। अगर वो आतंकवादियों की बातें ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे लोकतंत्र के खिलाफ मान लेते हैं, समाज के खिलाफ मान लेते हैं, राष्ट्र विरोधी माना जाने लगता है। तो क्या उस वक्त की जो ताज़ा हालात हैं वो नहीं बताए जाएं? बताने होंगे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे 26/11 के वक्त में, तब मैं इंडिया टीवी में हुआ करता था और फ्रंट लाइन पे ग्राउंड जीरो पर काम करते हुए हमने 2 बार आतंकवादियों की बातचीत, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो है वो की थी और उनका लाइव प्रसारण किया था। इस बात को लेकर के बहुत हंगामा मचा था और अनावश्यक रूप से चैनल के खिलाफ जो है शिकायतों की बाढ़ आ गई थी और यहाँ तक बात होने लगी थी कि इस चैनल को वो ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि इस चैनल को ही टेररिस्ट जो है वो फ़ोन क्यों करते हैं या बात क्यों करते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष की, किसी गुट विशेष की या किसी व्यक्ति, अपराधी या आतंकवादी की बात को सुनाना अपराध है तो फिर विश्व का कोई भी चैनल या अखबार कार्य कर ही नहीं सकता। तो ये सॉल्यूशन है नहीं। और इतने संवेदनशील मुद्दे को अब जो है कुछ प्रसार माध्यमों ने, कुछ टीवी चैनलों ने बिल्कुल फूहड़ प्रस्तुतियां कर करके उनको मजाक बना दिया है और खुद को उपहास का पात्र बना लिया है। प्रिंट माध्यम में अभी भी जो है वो समझदारी दिखाई देती है, वे अभी भी बहुत ही संयत रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं आतंकवाद के मुद्दे पर और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के मामले में। इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि इंटरनेट का माध्यम जो है, जो नया माध्यम है, वो अभी भी उहापोह की स्थिति में है। उसमें कुछ हिस्सा जो है वो फूहड़ प्रस्तुतियों में लगा हुआ है, घटिया भाषा का स्तर पर जा चुका है। कुछ जो हैं वो बहुत ही स्तरीय पत्रकारिता का नमूना पेश कर रहे हैं और उस तरह की पत्रकारिता को ही लोगों को ध्यान देना चाहिए, फिर चाहे वो द क्विंट हो या अन्य जो उस स्तर के जो इंटरनेशनल स्तर के जो इंटरनेट पर मौजूद मीडिया समूह हैं उनके साथ जाना चाहिए। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आतंकवाद पर मीडिया और प्रेस का अति उत्साह जो है वो बहुत नुकसान पहुँचाता है। इससे हमें बच कर के चलने की कोशिश है।
इस मामले में क्या होना चाहिए, मीडिया किस स्तर तक आगे जा सकती है और किस स्तर तक उसे काम करना चाहिए? तो इसके बारे में मेरा ये कहना है कि आतंकवाद जो है उसमें मीडिया जो है उसके समाधान में सहयोगी की भूमिका में सामने आना चाहिए। देश के गौरव का सम्मान बढ़ाने वाली, देश के गौरव के प्रति सम्मानित भाव रखने वाली भावना के साथ में मीडिया को सामने आना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ जो है प्रतिबद्धता जताने वाली बातें जो हैं लगातार एंकर्स और रिपोर्टर्स के मुख से मीडिया में जानी चाहिए, अपने लेखों में ये बात जानी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं जाए जिससे कि जनता में भय पसरे, ऐसा कुछ ना हो जिससे कि आतंकवादियों का प्रचार हो। आतंकियों का मनोबल तोड़ने वाली बातें भी उसमें जरूर आनी चाहिए। कवरेज की सीमाएं तय हों लेकिन रोक या बाधा नहीं हो, ये बात भी बहुत जरूरी है। असहमति का अधिकार जो है वो सशस्त्र संघर्ष हेतु इस्तेमाल नहीं हो और उसका महिमा मंडन भी बंद होना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। जांच व रक्षा बलों के अतिवाद पर पूरी जांच के बाद में खबर नवीसी जरूर होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आतंकी और नक्सलवादियों के जन विरोधी कार्यों को भी आपराधिक गतिविधि के रूप में देखते हुए उसी तरह से हमें लिखना और बताना चाहिए, टीवी पर भी दिखाना चाहिए, ये बात सबको माननी चाहिए। शासन की जो कमियां हैं, प्रशासन की जो कमियां हैं, उनके बारे में भी हमें जरूर बताना चाहिए और मीडिया बिल्कुल सावधान इस बारे में रहे कि उसकी जो ताकत है उसका आतंकवादी ताकतें इस्तेमाल ना करें। और मीडिया में संपादक सबसे बड़ी ताकत है, उससे हमें अधिक समझदारी और जिम्मेदारी की अपेक्षा रहती है और उनका इस दिशा में सबसे अधिक वो होना ही चाहिए। मीडिया अगर कभी आतंकवाद के प्रति नरम रवैया अपनाती दिखाई देती है तो मेरा मानना है कि एडिटर्स गिल्ड को और जो हमारे अन्य संगठन हैं उन्हें उस मीडिया विशेष को या अखबार विशेष को इसके बारे में सूचित करना चाहिए कि आपकी तरफ से ये गलत संदेश जा रहा है समाज में, विश्व में, राष्ट्र में, तो इसे ठीक किया जाना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सवाल जो है वो प्रखरता और प्रचुरता से उठाए जाने चाहिए और राजनीतिक नेतृत्व की अगर यदि कहीं पर विफलता दिखाई दे रही है तो उस विफलता को बिल्कुल इंगित किया जाना चाहिए। खुफिया जांच, रक्षा तंत्र की कमियां और खामियों पर सार्थक विचार होना चाहिए। ये जो सारी चीजें हैं, इन सब मुद्दों के ऊपर हमें विस्तृत रूप से विचार करना होगा। और एक चीज और भी है कि एक अल्टरनेट जर्नलिज्म का हमें स्तर खोजना होगा, जैसे कि प्रो पब्लिका है या इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ है या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स एंड एडिटर्स है। इस तरह के जो खोजी पत्रकारिता के नए संगठन बने हैं, इन संगठनों के जरिए टेररिज्म की जो अंदर तक घुस करके इन सब बारे में भी हमें बात करनी होगी। अभी मुझे एक सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है मिस्टर नेगी का, वो चाह रहे हैं कि साइबर आतंकवाद पर मैं अपने विचार जरूर बताऊं। देखिए, साइबर आतंकवाद के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जो नया माध्यम है उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आतंकवादी कर रहे हैं और ख़ासतौर से ISIS ने तो पूरे विश्व भर में अलग अलग तरह से इस कदर अपने विचारों के विस्तार के लिए उसका इस्तेमाल किया है इंटरनेट का। उसने दुनिया भर के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भरपूर इस्तेमाल किया है, यहाँ तक कि फेसबुक और लिंक्डइन और ट्विटर पर भी उनके सैकड़ों ये मौजूद हैं हैंडल्स और पेजेस, जिनको हटाने में इन संस्थानों ने, सोशल मीडिया कंपनियों ने आनाकानी दिखाई है और इनके कान मरोड़ने में विश्व की तमाम सरकारें जो हैं वो नाकामयाब साबित हुई हैं। भारत सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, विश्व की सभी सरकारों से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो इंटरनेट पर उपलब्ध साहित्य है या आतंकवादियों के प्रचार और प्रोपेगेंडा के जितने भी संकेत दिखाई देने वाले जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर उनकी उपस्थिति है, उनके सभी उपस्थिति को खत्म करने का अभियान चलाया जाए। हर देश जो है वो
साइबर आर्मी स्थापित करे। हर राज्य जो है वो अपनी पुलिस के पास में साइबर कॉप्स एक अलग संगठन खड़ा करे, और ये जितने भी इस तरह की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, आतंकवादी साइबर वर्ल्ड का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको सीधे तौर पे खत्म करने की कोशिश करें। उनकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको हैक करके और उनको बंद करने की व्यवस्था की जाए। वो जिन जगहों पर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स बना लिए हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। सवाल यह है कि क्या हम आतंकवाद को वाकई एक समस्या माने, या मुकेश पूछ रहे हैं मुझसे कि रासायनिक आतंकवाद भी कुछ होता है। बिल्कुल होता है रासायनिक आतंकवाद, यानी कि केमिकल वॉरफेयर जो है उसकी तैयारियां सारे विश्व भर में लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों जो है इसी ने केमिकल का इस्तेमाल करके भी कुछ हत्याएं की हैं, जो कि वहाँ पर जहाँ ISIS का प्रभाव क्षेत्र है उन स्थानों से इसके बारे में खबरें दिखाई देती हैं आती हुई, और इसका बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार करने के लिए दाइश ने या ISIS ने एक योजना बनाई भी थी। पिछले दिनों जो है पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ जो आतंकवादी गिरोह हैं उनकी तरफ से भी इस तरह की केमिकल वॉरफेयर करने के लिए या केमिकल टेररिज्म करने के लिए भी सूचनाएं जो हैं या गोपनीय जानकारियां सामने आती रही हैं। यह भी एक दो बार सूचना आई है कि हिंदुस्तान के विभिन्न ठिकानों पर जो हमारे पेयजल के भंडार हैं उनको प्रदूषित करके या उनमें जहर मिला करके बड़े पैमाने पर नरसंहार करने की लिए भी कोशिशें की जा रही थीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें मैं आप लोगों को एक बात अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो पत्रकारिता है वो बाजार और सरकार की गुलाम हो चुकी है, और वो अब छटपटा रही है उनके चंगुल से निकलने के लिए। और ये बहुत आवश्यक हो चुका है कि किसी भी हालत में ये जो है सरकार जो कोशिश करें। हम पत्रकारों का फर्ज बनता है, नई पीढ़ी का फर्ज बनता है कि वो इस छटपटाहट से बाहर आए, इनके चंगुल से बाहर आए, और भाषाई पत्रकारिता का जो गला घोंटा जा रहा है अंग्रेजी की पत्रकारिता के जरिए, उस चीज़ से भी बाहर निकलने की कोशिश जो है भाषाई पत्रकारों को बड़े पैमाने पर करनी चाहिए, और बहुत ही सटीक तरह से जो है उसमें लड़ाई एक लड़नी चाहिए। मैं अपनी बात को अब यहीं विराम दूंगा।